नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने पिछली कक्षा में हिंदी साहित्य की स्वर्णिम युग भक्तिकाल की एक काव्य धारा सूफी काव्य या जो प्रेम मार्ग की काव्य धारा है उसकी प्रधान कवि मलिक मोहम्मद जायसी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर अध्ययन किया था। जायसी की प्रसिद्ध रचना पद्मावत की जो अंश हमारे पाठ्यक्रम में है उनका अध्ययन हम आरंभ करते हैं। पद्मावत जायसी का बहुचर्चित, बहुपठित, बड़ा सराहा गया, बहुप्रशंसित महाकाव्य है। पद्मावत में मलिक मोहम्मद जायसी ने चित्तौड़ के शासक, जो रावल शाखा के शासक थे, रतन सेन और रानी पद्मिनी, जिन्हें उन्होंने पद्मावती नाम दिया है, रानी पद्मिनी और रत्नसेन की प्रेम, उनके वैवाहिक श्रृंगारी जीवन, उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण, वसाका और अंत में एक अन्य आक्रमण में रतन सेन का दिवंगत होना और फिर रानी द्वारा जौहर करना। इस घटना को आधार बना करके और अपने सूफी मत की आध्यात्मिक धार्मिक मान्यताओं का अंकन किया, वर्णन किया। और जायसी की इस रचना में भारतीय समाज में जो जो मान्यताएं थी, जो जो दंत कथाएं प्रचलित थी, जो जो सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक जो जो मान्यताएं थी, जन प्रचलित रूढ़ियाँ थी, उन सब का समावेश जायसी ने अपने इस महाकाव्य में किया है। विषय वस्तु के आधार पर आगे चल के जो संपादक थे उन्होंने इनके शीर्षक दे दिए। पद्मावत के जो विभिन्न खंड हैं उनके, हालांकि जायसी की मूल रचना में खंडों के शीर्षक नहीं है, लेकिन आगे चलकर जिन्होंने भी पद्मावत का संपादन किया या संकलन किया, अन्य जो पांडुलिपि की प्रतियां तैयार की, उन्होंने शीर्षक दे दिया। आचार्य शुक्ल जी ने भी शीर्षक दिए हैं जो खंड की वर्ण, इस विषय वस्तु किस चीज़ का वर्णन, उसका संकेत करते हैं। तो कुल 57 खंड इस पद्मावत महाकाव्य में है। अब जायसी ने सिंघल द्वीप वर्णन खंड में सिंघल द्वीप का वर्णन किया है। अब सिंघल द्वीप का वर्णन क्यों किया है, इसके पीछे कारण यह है कि जायसी अपने महाकाव्य पद्मावत की नायिका का जन्म सिंघल द्वीप में मानते हैं। और सिंघल द्वीप है वास्तव में श्रीलंका के लिए, आज जो श्रीलंका देश है, लंका द्वीप, उस द्वीप के लिए सिंघल द्वीप शब्द है। वह जायसी से पहले रूढ़ हो चुका था। हालांकि जायसी लंका द्वीप का अलग वर्ण अस्तित्व मानते हैं और सिंघल द्वीप को अलग कल्पित द्वीप मानते हैं, लेकिन विशेषकर जो जोगियों की परंपरा थी, नाथ सिद्धों की परंपरा थी, उसमें सिंघल द्वीप और सिंघल द्वीप में जो पद्मिनी श्रेणी की नारियां हैं उनके होने का वर्णन और लोक मान्यता प्राप्त थी उस समय। तो सिंघल द्वीप में ही इन्होंने पद्मिनी का जन्म माना है, क्योंकि सिंघल द्वीप में सिंघल द्वीप के विषय में ऐसी मान्यता उस समय की जो धार्मिक और साधना परक जो साहित्य धाराएं थी उनमें ये स्वीकृत हो चुका था कि सिंघल द्वीप में अत्यंत सुंदर जो पद्मिनी श्रेणी की स्त्रियां होती हैं और वे बड़ी सौंदर्यशालिनी होती हैं, बड़ी अद्भुत होती हैं। तो जायसी ने इसे लोक से या अपने पूर्ववर्ती परंपराओं से प्राप्त किया और पद्मिनी का जन्म है वो सिंघल द्वीप में माना है। तो सिंघल द्वीप का उन्होंने वर्णन किया है। तो आइए आरंभ करते हैं। पहला कड़वक। अब कड़वक क्या होता है?
मध्यकाल में विशेष रूप से जो प्रेम परक काव्य है, सूफी काव्य है, उसमें दोहा चौपाई, जैसे चौपाई दोहा गाने से पहले चौपाइयाँ, कुछ चौपाइयाँ आएंगी, अर्धालियाँ आएंगी 5-7 की संख्या में, उसके बाद एक दोहा दिया जाएगा, फिर चौपाई आएंगी, फिर दोहा दिया जाएगा। तो इस प्रकार से पूरी कथा को दोहे के बीच में कड़ी से कड़ी जोड़ दी गई है। तो इसे कड़वक बोलते हैं। अपभ्रंश में ऐसी परंपरा रही, उससे पहले जब प्राकृत साहित्य था उसमें भी इस प्रकार की परंपरा रही है, पाली साहित्य, कुछ इस तरह की परंपरा रही है काव्य में, जिसे कड़वक शैली कहा जाता है। मतलब कड़ियाँ, कथा की कड़ियाँ इस तरह दोहे को चौपाइयाँ, फिर एक दो बीच में दोहा आएगा, फिर चौपाइयाँ, फिर दोहा आ जाएगा, फिर चौपाइयाँ, इस प्रकार एक कड़ियों की श्रृंखला बन गई। तो इस शैली को कड़वक शैली बोलते हैं। तो पहला कड़वक हमारे सामने पढ़ना शुरू करते हैं। सिंघल द्वीप कथा अब गाऊं, आउ सो पद्मिनी बरनि सुनाओ। निर्मल दर्पण भांति बिशेखा, जो जही रूप सो तैसे ही देखा। ये धनी छपा हुआ है, धनी है। धनि सो दीप जह दीपक बारी, आउ पद्मिनी जो दई संवारी। 7 द्वीप बरने सब लोगु, एको दीपन ओहि सरि जोगु। दिया दीप नहीं तस उजियारा, शरण दीप सर होई न पारा। जम्बु दीप कहो तस नाही, लंक दीप सरि पूजन छाही। दीप गभस्थल आरन पारा, दीप महुस्थल मानुष हरा। सब संसार प्रथमे, आई 7 दीप। एक दीप नहीं उत्तम, सिंघल दीप समीप। ये एक कड़वक हो गया। ये 2, 2, 4, 2, 6 अर्धालियाँ हो गई, 6 चौपाइयों के, 6, 7, 8 अर्धालियाँ हो गई, फिर एक दोहा आ गया, फिर आगे जो आप देख रहे हैं दूसरे कड़वक में फिर से चौपाइयाँ, फिर अंत में एक दोहा आ जाएगा, फिर चौपाइयाँ और फिर दोहा। इस तरह की जो शैली है ये कड़वक शैली कहलाती है। तो ये पहला कड़वक है जहाँ कवि सिंघल द्वीप का वर्णन करता है। सिंघल द्वीप कथा अब गाऊं। जायसी कहते हैं कि अब मैं सिंघल द्वीप की कहानी गाता हूँ, सुनाता हूँ, कहता हूँ। अपने काव्य में मैं सिंघल द्वीप की कहानी का वर्णन करता हूँ। अब जैसा मैंने भूमिका में आरंभ में बता दिया कि साधना के क्षेत्र में, और जो जैसे अब हमने जब कबीर का अध्ययन किया, कबीर के चयनित अंश हमने पढ़े, तो उसके दौरान हमने चर्चा की कि जो विशेषकर जो कुंडलिनी योग है, हठ योग जिसे कहा जाता है, इस कुंडलिनी योग से कबीर प्रभावित थे। कबीर ही नहीं, भारत की समूची साधना पद्धतियाँ इससे कमोबेश रूप में, अल्पाधिक रूप में, थोड़े बहुत रूप में प्रभावित हुई हैं। जायसी भी इससे प्रभावित हैं। और उसी साधना पद्धति में विशेषकर सिद्ध और नाथों की परंपरा में सिंघल द्वीप का एक विशेष महत्व था कि जोगी है वो सिंघल द्वीप यदि पहुंच जाए, अपने आसाम को लेकर भी एक इसी तरह की कहानियां रही हैं, मान्यताएं रही हैं। सिंघल द्वीप पे पहुंच जाए, वहाँ पद्मिनी श्रेणी की नारियां हैं, वे बड़ी सुंदर होती हैं। नारी के जो लक्षण है पद्मिनी के, लंबे केश, लंबी काया, सुंदर वर्ण आदि, वे सब वहाँ जन्म लेती हैं। और सिंघल द्वीप का साधक के लिए बड़ा महत्व है। वहाँ पहुँच जाए तो ये इसे मोहने का प्रयास करती हैं, तो या तो उनके सहयोग से, उनके साथ रमण से, या फिर उनसे मुक्त रहते हुए, वीतराग रहते हुए साधक सिद्धि प्राप्त करता है। इस मान्यता के चलते जायसी ने भी अपनी नायिका पद्मिनी का जन्म सिंघल द्वीप में माना और वो सिंघल द्वीप का वर्णन करते हैं। तो जायसी को जहाँ जहाँ अवसर मिलता है, मौका मिलता है, वहाँ वहाँ वे आध्यात्मिक संकेत देते हैं कि इस का कोई आध्यात्मिक अर्थ भी निकाला जा सके, जिसे समासोक्ति कहते हैं कि मूल अर्थ के साथ साथ एक अप्रस्तुत अर्थ की झलक भी मिल जाए। तो सिंघल द्वीप कथा अब गाओ। अब मैं सिंघल द्वीप की कहानी गा रहा हूँ। आउ, आउ यानी और, ब्रज में, अवधि में, मध्यकाल की हिंदी साहित्य की जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनमें शब्द संक्षिप्तीकरण का प्रचलन था। छंद के अनुसार, छंद के नियमानुसार और को औ लिख दिया जाता, रे को हटा देते, लेकिन इस औ का मतलब भी और है। औ यानी और, 100 यानी वह, पद्मिनी बरनि सुनाओ,
अब 100 का था। उस सिंघल द्वीप कथा आप गाओ। अब मैं सिंघल द्वीप की कहानी गाता हूँ। आओ सो पद्मनि बरनि सुनाओ, और उस पद्मिनी का बरनि वर्णन करके सुनाता। मैं उस पद्मिनी का वर्णन करके सुना रहा। अब जायसी अपने काव्य विषय की मान्यता प्रतिपादित करते हैं कि मैं सिंघल द्वीप की कहानी कहूँगा और साथ में वहाँ जो राजकुमारी पद्मिनी है उसका वर्णन भी करूँगा। अब वर्णन कैसा होना चाहिए, साहित्य में वर्णन किस प्रकार का हो, उसका संकेत अगली अर्धाली में है। निर्मल दर्पण भांति विशेखा। वर्णन कैसा होना चाहिए, निर्मल दर्पण की तरह होना चाहिए। दर्पण शीशा आईना, भांति यानी की तरह, विशेखा यानी विशेषता वाला। वर्णन की ये विशेषता होती है। कोई यदि वर्णन करे तो वर्णन किस तरह का होना चाहिए, निर्मल दर्पण की तरह होना चाहिए। निर्मल साफ दर्पण के सामने जो खड़ा हो जाएगा, जैसा व्यक्ति उसके सामने खड़ा है दर्पण उसका वैसा ही रूप दिखा देगा। तो वर्णन भी ऐसा होना चाहिए, यथार्थ परक होना चाहिए कि जो जैसी वस्तु है उसका वैसा ही वर्णन हो जाए, पाठक के मन में या श्रोता के मन में उस चीज़ का वास्तविक चित्र बन जाए, ऐसा वर्णन होना चाहिए। निर्मल दर्पण भांति विशेखा, जो ही रूप, जिसका जैसा रूप है सो तैसे ही देखा, वह वैसा ही दिखाई दे जाए, वैसा ही नजर आ जाए। जैसे दर्पण के सामने जैसा रूप है दर्पण वैसा ही रूप दिखा देगा। सुंदर है तो सुंदर दिखाएगा और सुंदर नहीं है तो भद्दा रूप दिखा देगा। उसी प्रकार से वर्णन है वह विश्वसनीय होना चाहिए। जायसी की काव्य विषयक मान्यता है कि काव्य को यथार्थ के धरातल से जुड़े होना चाहिए, वास्तविकता से उसका संबंध होना चाहिए। निर्मल दर्पण भांति विशेखा, जो ही रूप सो तैसे ही देखा। दर्पण की विशेषता होती है कि जैसा रूप होता है दर्पण वैसा ही दिखलाता है। अब मैं सिंघल द्वीप की कहानी कहने वाला हूँ और वहाँ जो पद्मिनी है उसका मैं वर्णन करने वाला हूँ। इसलिए और वर्णन करूँगा तो जाहिर है कि वर्णन की विशेषता ही यह है कि जो जैसा है उसे वैसा दिखा दे। यानी मेरी कोशिश होगी कि पद्मिनी जितनी सुंदर है मैं उसके सौंदर्य का वास्तविक वर्णन कर सकूं। अब सिंघल द्वीप के वर्णन पे कवि पुनः आता है। इसमें धानी मुद्रित है, ये धनी है। धनी सो द्वीप जह दीपक बारी, औ पद्मिनी जो दई सवारी। धनी यानी धन्य, सो यानी वह द्वीप, ये दीप लिखा है, इस द्वीप का अभिप्राय है द्वीप। द्वीप वह भूमि वह जमीन जो चारों ओर से पानी से घिरी हुई हो, जिसको आप इंग्लिश में आइलैंड कहते हैं, वह द्वीप। धनी सो द्वीप, वह द्वीप धन्य है जह दीपक बारी। बारी का अर्थ है स्त्री, नारी। राजस्थानी में सहेली के लिए एक शब्द चलता है बाली। आजकल तो नहीं चलता, ये यार शब्द इतना कॉमन हो गया, इतना सामान्य हो गया कि लड़का भी लड़के से मित्र है तो उसे यार कहेगा, लड़की भी लड़की को यार कह देगी। जबकि यहाँ पर पुरानी परंपरा ये थी, राजस्थानी की निजी विशेषता थी कि यहाँ लड़कियाँ आपस में बात करते बाली कहा करती थी। और ये बाली शब्द है वो बाला से बना हुआ है, बाली का। बारी, वो बारी का भी उससे ही संबंध है, बारी यानी स्त्री। अब जो युवती स्त्री है, नव यौवना स्त्री है, उसे बाला कहा जाता है। धनी सो दीप जह दीपक बारी, वह द्वीप धन्य है जहाँ की स्त्रियाँ दीपक के समान हैं, बाली उम्र वाली हैं, सदैव नव यौवना दिखाई देती है। अब दीपक बारी, दीपक जैसी स्त्रियां हैं वहाँ। दीपक की क्या विशेषता होती है? दीपक स्वयं प्रकाशित होता है, खुद रोशन होता है, साथ साथ में अंधेरे को दूर करता है, आसपास की चीज़ें भी हम देख सकते हैं। तो सौंदर्य वह हो जो सुंदर वस्तु को तो दिखाए, बल्कि पूरे परिवेश को स्पष्ट कर दे, पूरा परिवेश की झलक हमारे सामने आ जाए कि हर चीज़ का महत्व क्या है, हर चीज़ की विशेषता क्या है। धनी सो दीप जह दीपक बारी, वह द्वीप धन्य है जहाँ दीपक जैसी स्त्रियाँ हैं। औ पद्मिनी जो दई सवारी, और
औ शब्द का अर्थ मैंने बताया था और। औ पद्मिनी, और पद्मिनी जो दई संवारी। दई शब्द का अर्थ है दैव, विधाता। बिहारी ने लिखा ना, दई दई क्यों करता है, दई दई सो कबूल। दई यानी विधाता, दैव। औ पद्मिनी जो दई, वहाँ की जो सामान्य स्त्रियाँ हैं वे भी दीपक की तरह अद्भुत सौंदर्य वाली हैं। और पद्मिनी जो दई संवारी, और दई ने, विधाता ने, दैव ने, दई दैव विधाता, विधाता ने, ईश्वर ने वहाँ पद्मिनी को दई संवारी, स्वयं संवार करके अद्भुत सौंदर्य के रूप में सृजित किया है। परमात्मा ने, विधाता ने उसे अपने हाथों से बनाया है। 7 दीप बरने सब लोग, संसार में सब लोग 7 द्वीप बतलाते हैं। 7 दीप बरने सब लोग कहते हैं कि इस पृथ्वी पर 7 द्वीप हैं। एको दीपन ओहि सरजो, एक भी द्वीप है ओहि सरी, ओहि यानी उसके, सरी यानी समान, जोगु यानी योग्य। संसार में 7 द्वीपों का वर्णन आता है कि पूरी धरती 7 द्वीपों में बटी हुई है। ओहि एको दीपन ओहि सरजो, लेकिन 7 द्वीपों में एक भी द्वीप ऐसा नहीं है जो ओहि सरजोगी, जो उस द्वीप के समान हो, उस द्वीप की समानता रखता हो, तुलना योग्य। ओहि सरजोग, उससे तुलना योग्य, सिंघल द्वीप से तुलना योग्य कोई भी द्वीप नहीं है। अब अलग अलग द्वीपों के कमी बतलाएंगे अभी कि भाई सिंगल द्वीप से वर्णन क्यों नहीं हो सकता, सिंगल द्वीप से तुलना अन्य द्वीपों की क्यों नहीं हो सकती। दिया दीप नहीं तस उजियारा, जो दिया नाम का द्वीप है उस द्वीप में नहीं तस यानी वैसा, उजियारा प्रकाश। जो दिया नाम का द्वीप है उसमें उस प्रकार का उजियाला नहीं है, वैसा प्रकाश नहीं है जैसा सिंघल द्वीप प्रकाशित रहता है। और शरण द्वीप सर होई न पारा, और जो शरण नाम का द्वीप है वह शरण द्वीप भी उस प्रकार का नहीं हो सकता। शरण द्वीप सर अभी समान बताएंगे ना, शरण द्वीप सर होई न पारा, शरण द्वीप भी उसकी उसके सरिस उसके समान नहीं हो सकता। सिंघल द्वीप जैसा शरण द्वीप भी नहीं है, दिया द्वीप भी नहीं। जम्बू द्वीप कहो तस नाही, और जो जम्बू द्वीप है वह भी कहो तस नाही, वैसा नहीं कहा जा सकता। तस वैसा, उसकी जैसा, सिंघल द्वीप जैसा नहीं कहा जा सकता। और लंक द्वीप सरि पूजन छाई, और लंक द्वीप जो है, लंका नामक द्वीप है, वह तो उसके पूजन छाई, उसकी परछाई जैसा भी नहीं है। छाई यानी छाया, उसकी परछाई जैसा भी लंका द्वीप नहीं। दीप गभस्थल, जो गभस्थल नाम का द्वीप है वह आरन पारा, आरन शब्द बना है संस्कृत के अरण्य से। अब गभस्थल द्वीप की सिंघल द्वीप से तुलना करें तो आरन पारा, आरन शब्द अरण्य से बना है, संस्कृत का शब्द अरण्य, और अरण्य का अर्थ होता है वन, जंगल। आरन पारा अरण्य से पूर्ण है, जंगल से भरा हुआ है, झाड़ झंकाड़ है, बहुत ज़्यादा वनस्पतियाँ हैं। दीप गभस्थल आरन पारा, जो गभस्थल द्वीप है उस पे जंगल उगा हुआ है, भयंकर जंगल है। दीप महुस्थल मानुष हरा, और महुस्थल नाम का द्वीप है वो मानुष यानी मनुष्य, मानव, हरा यानी रहित, मानव रहित है। वो निर्जन है, जन शून्य है, व्यक्ति नहीं रहते, मनुष्य वहाँ नहीं मिलेंगे, इसलिए महुस्थल द्वीप की तुलना भी सिंघल द्वीप से नहीं की जा सकती। सब संसार प्रथमे आए 7 द्वीप, एक द्वीप नहीं उत्तम सिंघल द्वीप समीप। जैसी दोहे में लिखते हैं, नहीं सब संसार प्रथमे, संसार में सबसे पहले जब सृष्टि रचना की बनाने वाले ने, परमात्मा ने, तो सबसे पहले आए 7 द्वीप। ये जिनमें 7 द्वीपों का वर्णन किया है वे 7 द्वीप धरती पर सबसे पहले बने, पृथ्वी पर बने। लेकिन एक द्वीप नहीं उत्तम सिंघल द्वीप समीप, लेकिन सिंघल द्वीप जैसा एक भी द्वीप नहीं है। 7 द्वीपों में सिंघल द्वीप के समान एक भी द्वीप
नहीं है। सिंघल द्वीप अनुपम है, विशिष्ट है। अब सिंघल द्वीप उन 7 द्वीपों में शामिल नहीं है। जायसी ने जो 7 द्वीप बताया, अब सिंघल द्वीप 7 द्वीपों से, सृष्टि में संसार में 7 द्वीप हैं, ऐसी मान्यता है। आज भी संयोग ऐसा है कि आज भी 7 महाद्वीप माने जा रहे हैं, 7 पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। और पुराण काल से जो मान्यता चली आ रही है द्वीपों की, वो भी 7 द्वीप हैं। जायसी कहते हैं कि सिंघल द्वीप है, उसके जैसा 7 द्वीपों में कोई सा भी नहीं है। इसका संकेत है कि सिंघल द्वीप है वह सांसारिक स्थान नहीं है, वह अध्यात्म का स्थान है, वह आध्यात्मिक स्थल है, जहाँ पद्मिनी रूपी स्वयं जो परमात्मा का अद्भुत सौंदर्य है वह वहाँ अवस्थित है, रहता है। अब पुराण काल में पूरी सृष्टि को, पूरे संसार को 7 द्वीपों में और 9 खंडों में बांटा गया है। आपने देखा होगा घर में कभी कोई पूजा होती है तो पंडित जी जब पूजा करवाते हैं तो वो लिखते हैं जम्बू द्वीपे, भरतखंडे, आर्यावर्ते, अमुक ग्रामे इत्यादि इत्यादि। तो ये हमारे जो पुराण काल में, विशेषकर ब्रह्म पुराण में, वायु पुराण में 7 द्वीपों का उल्लेख मिलता है। और 7 द्वीप माने गए जम्बू, प्लक्ष, शाल्मली, कुश, क्रौंच, शाक और पुष्कर, ये 7 द्वीप माने गए। अब 7 द्वीपों को 9 खंडों में बांटा गया, भरत खंडे बोलते हैं ना। तो पुराण काल में जैसे भरत है, इलावृत है, किम पुरुष है, भद्र है, केतुमाल, हरि, हिरण्य, रम्य और कुश, ये 9 खंड माने गए। जायसी की वर्णन में आगे हम पढ़ेंगे। 7 द्वीप 9 खंड, 7 द्वीप और 9 खंड में सृष्टि को, पृथ्वी को बांटा गया था पुराण काल में। इस तरह की मान्यता उस समय थी। तो जो अपना, फिर उसको वर्षों में बांटा गया। जहाँ पर राजा भरत ने राज्य किया, शकुंतला पुत्र भरत ने राज्य किया, वह भारतवर्ष कहलाया। जहाँ कुरु ने राजा किया वह कुरु देश या कुरु वर्ष कहलाया। इस प्रकार से 9 वर्ष भी थे। अब आज का जो भारत है, क्षेत्रफल की दृष्टि से आज का जो भारत है वह उस जम्बू द्वीप में पड़ता है, भारतवर्ष में पड़ता है। और आर्यावर्त, उत्तर भारत का जो बड़ा हिस्सा है वो आर्यावर्त के अंतर्गत आता है। इसलिए वर्त भी 9 वर्त हैं माने गए पुराण काल में। तो जायसी ने पुराण काल वाले वे द्वीप नहीं लिए। जम्बू द्वीप का नाम आता है लेकिन प्लक्ष द्वीप नहीं है, शाल्मली द्वीप नहीं है, कुश द्वीप नहीं है, कौंच नहीं है, शाक नहीं है। तो जायसी ने ये कहाँ से प्राप्त किए? जायसी ने जैसे दिया द्वीप की बात कर रहे हैं या शरण द्वीप की बात कर रहे हैं, जम्बू द्वीप तो चलो पुराण काल में भी मान रहे हैं। तो इनमें से कुछ द्वीप तो वास्तविक भौगोलिक स्थान है और कुछ द्वीप ऐसे हैं जो लोक में प्रचलित थे, वो पुराण प्रथित नहीं थे। पुराणों में प्रसिद्ध द्वीप है वे नहीं थे, बल्कि जो बौद्ध साधना पद्धतियों में, तांत्रिक साधना पद्धतियों में, नाथ साधना पद्धतियों में मान्यता प्राप्त कर चुके थे। जैसे दिया द्वीप है, तो दिया द्वीप के संदर्भ में माना जाता है कि ये जो द्वीप है ये गुजरात की काठियावाड़ जगह है, उसके पास में दीव नाम का एक छोटा द्वीप है अरब सागर में, उसको दिया द्वीप का है। देखा ना, दिया द्वीप नहीं तस उजियारा। और शरण द्वीप है, ये जो बृहत्तर भारत जब आप पढ़ते हो उसमें सुमात्रा पढ़ते होंगे आप, तो सुमात्रा द्वीप है, उसका नाम शरण द्वीप यहाँ आया है। जम्बू द्वीप जिस द्वीप के अंतर्गत भारत आता है, जम्बू द्वीप भारत का पर्याय नहीं है। जम्बू द्वीप बड़ा क्षेत्र है और उस जम्बू द्वीप के जो विभिन्न खंड हैं, विभिन्न वर्ष हैं, उनमें भारतवर्ष या भरतखंड। तो जम्बू द्वीप और लंका द्वीप जो आज का श्रीलंका, इसे लंका द्वीप कहा गया। अब लंका और सिंघल सही ली जाती है और लंका में, तो लंका और सिंघल वास्तव में एक है, लेकिन उस जो मध्यकालीन साधना पद्धतियों के दौर में सिंघल द्वीप को ऐसा एक कल्पित और चमत्कारिक द्वीप माना गया जो लंका द्वीप से कहीं अलग है। इसलिए जायसी ने भी उसी परंपरा का निभाया और लंका द्वीप का वर्णन अलग ढंग से किया और उनकी दृष्टि में सिंघल द्वीप अलग है। अब सिंघल द्वीप के अलग होने का एक और कारण का मैंने संकेत कर दिया कि जायसी हम आध्यात्मिक संकेत देना चाहते हैं कि मैं जिस स्थान की बात कर रहा हूँ जहाँ जो पद्मिनी रूपी परमात्मा का जो व्यक्त रूप है, अद्भुत सौंदर्य है, जिससे साधक यदि प्रेम करें तो उसे परम पद की प्राप्ति होगी, तो वह सांसारिक द्वीपों से अलग है। इसलिए एक तो सिंघल द्वीप को वैसे ही अलग माना जाना, और दूसरा उस मध्यकाल में सिंघल द्वीप की वैसी एक अलग कल्पित स्थिति थी।
तो अब जायसी की पद्मावत की एक व्याख्याकार हुए शिरेफ। शिरेफ ने इन द्वीपों का मनुष्य के या स्त्री के अंगों से संबंध बतलाया कि जायसी कुछ अलग संकेत करना चाहते हैं, जैसे दिया दीप नहीं उजियारा। तो दिया दीप का मतलब है स्त्री की आँखें उजाला होती हैं, दिखाती हैं, दृश्य देखते हैं। तो दिया दीप को उन्होंने आँखें माना। शरण दीप का मतलब श्रवण दीप, कान माना। और जम्बू दीप, जम्बू जामुन शब्द से जम्बू शब्द बना है, तो जम्बू जामुन जैसे काले बाल उन्होंने माना कि बाल के लिए। लंक कमर को बोलते हैं, तो ये कमर का वर्णन है। दीप गवस्थल आरण पारा, गवस्थल वक्षस्थल के लिए है, और महुस्थल है वह गुह्य स्थान के लिए, गुप्त स्थान के लिए है। ऐसा शिरेफ ऐसा मानते हैं, इस तरह की भी टीका करते हैं। जो भी है, जायसी ने जो सिंघल द्वीप का वर्णन आरंभ किया है, इस कड़वक में हमने ये पढ़ा, और आगे वो किस तरह से वर्णन करेंगे सिंघल, वहाँ के शासक का, उनके पास क्या किस किस प्रकार का सैन्य सामान है, किस तरह के ठाट बाट हैं, उन सब का वर्णन हम अगले कड़वक में करेंगे। धन्यवाद।